अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद की नेवल एनकरेज सोसाइटी में और मेरे अकब में आप एक बड़ा शानदार घर देख सकते हैं। ये घर बाहर से जितना शानदार और लग्जूरियस लग रहा है, अंदर से भी उतना ही पुरआसाइश और आरामदेह है। लेकिन यहाँ पे कौन रहता है? आप सब सोच रहे होंगे कि किस शख्सियत का ये घर है, कौन यहाँ पे आबाद है। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि इस घर में कौन अफराद रिहाइश पजीर है, तो आपको खुशगवार हैरत का एक झटका लगेगा। सो तैयार रहिए उस झटके के लिए और आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं कि अंदर कौन लोग आबाद हैं। जी तो जनाब, ये है इस शानदार और पुरआसाइश घर की एंट्रेंस। अब आप बड़े हैरान होंगे कि ये इस घर की एंट्रेंस पे ये सिगरेट और चर्स वर्स का क्या सीन है। तो बुनियादी तौर पर मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि ये द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर है, जिसकी बेहतरीन और बड़ी शानदार इमारत मैंने आपको दिखाई। ये वो जगह है जहाँ वो अफराद जो जिंदगी से दूर होते हैं, जो अपने रिश्तों से दूर होते हैं, जो मौत के हर लम्हा करीब जा रहे होते हैं, उन्हें जिंदगी की नवीद यहाँ पे सुनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ख्वाजा? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जनाब। हमारे साथ किफ़ायत हुसैन साहब मौजूद हैं और सुमेरा साहिबा मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं इस इदारे की, किफ़ायत साहब CEO हैं। तो ज़रा हम बैठते हैं, इससे गपशप लगाते हैं और फिर इनके साथ एक टूर आपको इस शानदार इदारे का इंशाल्लाह देते हैं। किफ़ायत भाई, ये बताइए कि ये ख्याल क्यों आया? यानी इससे पहले आपके पेशे की वाबस्तगी कुछ इसी तरह के मामलात से थी या कुछ और चीज़ थी जिसने मोटिवेट किया कि आपको इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में? पूरी दुनिया में जो नौजवान नस्ल जो तबाह हो रहा है और अपनी साथ अपने प्यारों की जो ज़िंदगी तबाह कर रहा है, इसको देखते हुए, क्योंकि एक बंदा पूरे घर में होता है और जिसकी वजह से पूरा घर जलता है, तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव उठाया है। हमारी PWD ब्रांच और हमारी ये नेवल एनकरेज ब्रांच, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारे पास ओवरसीज़ पेशेंट जो UK, अमेरिका, कनाडा से जो पेशेंट्स आ रहे, वो मुकम्मल सेहतयाब होके अपने घरों को लौट रहे हैं। ये तो बड़े फ़ख्र की बात है कि वहाँ से जहाँ हम समझते हैं कि इलाज ज़्यादा बेहतर है, जहाँ रिहैब ज़्यादा बेहतर है, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से वो मुस्तफ़ीद होके जा रहे हैं। तो क्या फ़र्क क्या है? लोग क्यों तरजीह देते हैं न्यू लाइफ को? बेसिकली हमारे पास तकरीबन लास्ट 10 ईयर से जितने भी ओवरसीज़ पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि UK, अमेरिका, कनाडा, ये वो मुल्क मैं बता रहा हूँ जहाँ पे आपको पता है कि बहुत बेहतर इलाज होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो इलाज है उसके साथ साथ जो दीनी तालीमात है वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर पेशेंट्स यहाँ पे जब आते हैं, उनको सुबह के टाइम पे जब हम सूरह रहमान और सूरह 5 वक्त की नमाज़ पढ़वाते हैं तो वो एक अच्छा फील करते हैं और ख़ुद ही रिकमेंड करते हैं जो पेशेंट डिस्चार्ज होके जाते हैं कि आपने न्यू लाइफ में जाके ही ट्रीटमेंट करवानी है। और ज़्यादातर पेशेंट हमारे रेफरेंस से ही आते हैं। आपको भी ज़रा ज़हमत देते हैं जी। मुझे बताइए कि नॉर्मली कितना वक्त लगता है ऑन एन एवरेज? अगर हम बात करें तो वैसे तो ज़ाहिर हर नशे के लिए कुछ अलग वक्त दरकार होगा, लेकिन आम तौर पे ऑन एन एवरेज कितनी देर में हम ये समझ सकते हैं कि एक नशे की लत में मुब्तला शख्स वापस ज़िंदगी की तरफ लौट सकता है? पहले तो ये कि वक्त की जो आपने क्वेश्चन किया है कि डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ लोग आते हैं तो टाइम भी डिफरेंट लगता है। पहला जो स्टेप होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का होता है और वो भी लाइक 1 मंथ तक, 15 डेज़, 21 डेज़, डिपेंड करता है कि ड्रग्स कौन से ले रहे हैं। देन उनकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें यह कि 90 डेज़ में पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाते हैं, उनकी अच्छी रिकवरी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 15 to 3 मंथ्स तक जो है वो ये टाइम पीरियड होता है। एक हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे किया जाता है। और उससे पहले बस एक सवाल जो मेरे जहन में आया था कि सबसे अहम चीज़ वापस ज़िंदगी की तरफ लौटने के लिए किसी भी शख्स के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपके ख्याल में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वापस ज़िंदगी में लौटने के लिए ये कि उनको थोड़ी सी लाइफ स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ड्रग्स में हैं, अब उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, एंगर के इश्यूज़ हैं, सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ गए हैं, खुद पे जो है वो काम करने की उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती। तो वो हम लाइफ स्किल ट्रेनिंग देते हैं। जैसे उनकी रिकवरी कंप्लीट हो जाती है तो जो लास्ट के उनका कुछ टाइम होता है तो उसमें उनको लाइफ स्किल ट्रेनिंग देते हैं, एंगर मैनेजमेंट पे, गोल सेटिंग्स पे, इन चीज़ों पे। बिल्कुल ठीक है। देखें, वैसे नॉर्मली तो जो मेरी रिवायत है वो तो ये रही कि इस तरह के इदारों में जो खामियां हैं मैं उनको हाईलाइट करता हूँ और मेरा ख्याल है कि इसी नीयत से चलते हैं कि अगर कोई खामी हो तो वो भी बताया जाए और जो अच्छाइयाँ हैं वो भी लोगों को बताई जाए। बहुत अच्छा होगा, अगर खामियां होंगी तो डेफिनेटली हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो फिर एक छापा मारते हैं, मिलके आ जाए। आइए। अच्छा जी, वाह वाह वाह।
تو یہ آپ لوگوں کے کھانے پینے کے لیے ہے اس جگہ؟ نہیں، یہ پیشنٹس کے لیے یہاں پہ جو بریک فاسٹ لنچ واقعتاً؟ جی بالکل، یہ پیشنٹس کے لیے، اور اگر کوئی پیشنٹ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ انہی کے لیے، یہ نہیں کہ یہ فیملی کے لیے، پیشنٹس کے لیے. بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے مجھے ماشاءاللہ. یہ ڈائننگ ایریا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے سٹنگ ایریا بھی. تو یہ کیا کمال بات ہے کہ ہم نارملی یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو نشے میں مبتلا ہیں تو وہ تو ایسی ٹریٹمنٹ کے مستحق نہیں ہیں, ان کو تو بس بہت سختی کے ساتھ اور بہت ہی گندے سے ماحول میں اور اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے, لیکن یہاں تو اچھا بھلا آدمی ٹھیک ہو جائے ماشاءاللہ. نہیں, ڈیفینیٹلی ان کو تو زیادہ محبت کی ضرورت ہے, ان کو تو پہلے ہی سوسائٹی میں وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی ہوتی, اور ڈرگس کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ نشے کی بیماری کا, وہ اٹسیلف بہت ٹف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کا انوائرمنٹ انہیں نہیں دیں گے تو وہ کیسے ٹریٹمنٹ میں ان رہیں گے, تو سسٹینیبلٹی نہیں رہے گی. تو اس وجہ سے اس طرح کا ماحول پرووائڈ کرنا ضروری. نارملی ہم نے جس طرح کے ریہیب سینٹرز دیکھے بدقسمتی سے ان سے بالکل مختلف. سو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حیرت برقرار رہتی ہے یا نہیں. آئیے. اچھا جی, تو یہ ہم نے ڈائننگ ایریا دیکھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ فائد صاحب نے, سمیرہ صاحبہ نے جس طرح سے کہا تھا وہ انیشیلی تو ایسا ہی ثابت ہوا. تو ذرا بیڈ رومز اور باقی جگہ بھی دیکھتے ہیں جو جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ایکچوئل. اچھا جی, تو یہ کیا انتظامیہ میں سے یا آپ لوگوں میں سے کسی کے آرام کرنے کی جگہ؟ نہیں, یہ جو نیچے فلور ہے یہ بیسکلی ہمارے فیمیل پیشنٹس کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی فیمیل پیشنٹس آتی ہے تو یہاں پہ وہ ان کو اسٹے کروایا جاتا ہے. اور ہمارا ایک خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیمیل جو پیشنٹ آتی ہے ہم لازمی ان کے ساتھ فیمیل جو ہے نا, جو فیملی ممبر ہیں ان کو ساتھ ضرور رکھتے ہیں. اچھا, عام طور پہ جو ہمارے یہاں ریہیب سینٹرز ہیں یا اس طرح کے جو ادارے جو نشے کی لت میں مبتلا افراد کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تصور یہ کہ خواتین کے لیے شاید وہ محفوظ نہیں ہے, تو یہ کیسے آپ میک شور کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ ان کی فیملی میں سے کوئی ایک شخص موجود ہو, دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ ماحول بھی بہت شاندار, لیکن اس کے علاوہ اور کیا میجرز ہیں جو لیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بتا دوں تمام دیکھنے والوں کو کہ ہم پرائیویسی کو سب سے پہلے مینٹین رکھتے ہیں, اور فیمیل کے ساتھ جو اپنی فیمیل جو فیملی ممبر ہے, چاہے وہ بھائی ہے, ہسبینڈ ہے, کوئی بھی یہاں پہ رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فیمیل کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس 24/7 فیمیل اسٹاف نرس بھی ہوتی ہے. وہ ان کو ڈائریکٹر صاحبہ خود خاتون ہے تو جی بالکل یہ بھی ہوتی ہے, لیکن ہماری پیورٹی یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹس کے ساتھ اگر وہ رہتے تو وہ ذرا زیادہ ہی مطمئن ہوں گے کہ ہم ان کو کیا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. جی, اور میں نہیں, وہ تو مطمئن ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتا, میں بہت مطمئن ہو گیا ہوں یہاں آ کے. ایک تو ظاہر ہے جس طرح سے اس کمرے کو ڈیزائن کیا گیا ہے, جتنا کلرفل ہے, جتنا صاف ستھرا ہے, اور یہ خاص طور پہ جو بڑی اچھی چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ مشین موجود ہے. تو یہ واقعتاً پیشنٹس کے استعمال میں آتی ہے, یہ جو مساج کرنے والی مشین ہے؟ یہ پیشنٹس کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے, اینی ٹائم وہ اس کو یوز کر سکتے ان کے کمرے میں جب جی چاہے استعمال. تو یہ میں رہ سکتا ہوں یہاں پہ؟ تو چار اس کو آن کر کے دیکھ لیں, یہ نہ کہ یہ آن نہیں ہوتی ہے. پلیز ذرا دیکھیں نا اس کو, یہ تو ضرور دکھائیے.